शब्दों में कीजिए। तो क्या क्या चीज आते हैं सावन भादो के बाद प्रकृति में कवि के अनुसार, जो कवि ने कविता में वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने प्राकृतिक वातावरण का सुंदर वर्णन किया है कि जो प्रकृति है हमारी, उसमें क्या क्या चेंज आते हैं सावन और भादो के बाद। भादो माह में तेज वर्षा होती है, इसमें बौछारें पड़ती हैं, और बौछारों के समाप्त हो जाने से के बाद कौन सी ऋतु आती है बच्चों? शरद ऋतु। तो शरद ऋतु का आगमन होता है, मौसम खुल जाता है, प्रकृति में जो है ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल लाल दिखाई देता है। जैसे खरगोश की आंखें होती है लाल, वैसे ही प्रातः काल का जो सूरज है शरद ऋतु का, वो दिखाई देता है। नंबर 2, शरद ऋतु के आगमन से जो उमस थी वो समाप्त हो जाती है। जो हमारा जो उमस होती है वर्षा ऋतु में, तो वो समाप्त हो जाती है शरद ऋतु के आगमन से। ऐसा लगता है कि शरद जो है अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है, यानी कि शरद जो ऋतु का आगमन बड़ी तेज गति से हो रहा है। वातावरण जो है साफ व धुला हुआ सा लगता है। वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा और जो है धुला हुआ सा प्रतीत होता है। धूप चमकीली दिखाई देती है, जैसे उसने कहा है ना कवि ने कि शरद ऋतु में जो है शरद जो है अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए, तो वातावरण जो है धूप भी बिल्कुल चमकीली और वातावरण भी चमक के साथ जो है वातावरण का आगमन होता है शरद ऋतु में। और फूलों पर जो है तितलियां मंडराती हुई दिखाई देती हैं। तो बच्चों क्या क्या चेंजेस होते हैं शरद ऋतु के आगमन से? सवेरे का सूरज जो है खरगोश की लाल आंखों जैसा दिखाई देता है। शरद ऋतु के आगमन से उमस समाप्त हो जाती है, और जो शरद है वो अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए ऐसा लगता है मानो आ रहा हो। वातावरण साफ हुए धुला हुआ सा प्रतीत होता है, और धूप चमकीली होती है, और फूलों पर तितलियां मंडराती हैं। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है? कि पतंग जो है उसके लिए ये विशेषण, विशेषण क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो जो पतंग है उसकी विशेषता बताई गई है, सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी। तो इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया? कवि ने पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग किया है, वह इसके माध्यम से पतंग की विशेषता तथा बाल सुलभ चेष्टाओं को बताना चाहता है। कि एक तो जो है इन विशेषणों का प्रयोग करके सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी, एक तो इनका प्रयोग करके जो है कवि पतंग की विशेषता बताना चाहता है, और दूसरा बाल सुलभ जो चेष्टाएं हैं, बालक जो भी जो है बाल चेष्टाएं दिखाते हैं, बालक जो भी करतब दिखाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो कितने मतलब भोले भाले होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई द्वेष भावना नहीं होती। तो उन चीजों को भी जो है कवि पतंग की विशेषता के माध्यम से दर्शाना चाहता है। पहले तो वो पतंग की विशेषता बताना चाहता है, दूसरा वो इसके माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का भी वर्णन करना चाहता है। बच्चे भी हल्के होते हैं, उनकी कल्पनाएं रंगीन होती हैं। बच्चे भी बिल्कुल सॉफ्ट मासूम होते हैं, जैसे पतंग बिल्कुल पतला सा होता है, वैसे ही बच्चे भी बिल्कुल सॉफ्ट और मासूम होते हैं। उनकी जो कल्पनाएं हैं वो रंगीन होती हैं। बच्चों की कल्पनाएं रंगीन होती हैं, कि पता नहीं वो क्या क्या इमेजिन कर लेते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वो चाहिए। वो ये नहीं देखते कि ये पॉसिबल है या नहीं, सिर्फ उन्हें चाहिए।
तो इसी प्रकार जो है बच्चों की जो इमेजिनेशन है वो भी पतंग की तरह जो है क्या होती है, रंगीन होती है। वे अत्यंत कोमल व निश्चल मन के होते हैं। उनके मन में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भावना नहीं होती, ना किसी प्रकार की टेंशन होती। वे जो है फ्री जो है बिल्कुल होते हैं, और जो है आजादी के साथ अपना जो है बचपन व्यतीत करते हैं। जैसे पतंग बिल्कुल सॉफ्ट होती है, वैसे ही बच्चों के मन भी अत्यंत कोमल एवं निश्चल होते हैं। इसी तरह पतंग भी रंग बिरंगी और हल्की होती है और आकाश में दूर तक जाती है। जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं पता नहीं वो क्या इमेजिन कर लेते हैं, बहुत दूर तक उनकी इमेजिनेशन पहुंच जाती है, जैसे पतंग जो है आकाश में दूर तक पहुंच जाता है। देखो बच्चों, किस किस की विशेषता, मतलब पतंग के माध्यम से बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, कि जैसे बच्चे भी हल्के फुल्के से होते हैं, वैसे ही पतंग भी हल्की फुल्की सी होती है। जैसे पतंग रंगीन होती है, वैसे ही बच्चों की इमेजिनेशन कल्पनाएं भी रंगीन होती हैं। बच्चे अत्यंत सॉफ्ट एवं कोमल होते हैं, निश्चल मन के होते हैं, वैसे ही पतंग का जो कागज है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जिस तरह पतंग रंग बिरंगी होती है, उसी तरह बच्चों की कल्पनाएं, बच्चों के सपने जो है वो रंग बिरंगे होते हैं। और जिस तरह बालक बहुत दूर तक की सोच लेते हैं, कल्पनाएं कर लेते हैं बच्चे, उसी प्रकार जो है आकाश में पतंग भी बहुत दूर तक उड़ जाती है। विशेषणों के प्रयोग से कवि पाठकों का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता है, कि कितनी सुंदरता से किन उपमानों का जो है कवि ने प्रयोग किया है। आगे है बिंब स्पष्ट कीजिए। देखिए बेटा, एक होता है गतिशील बिंब, दृश्य बिंब, एक होता है स्थिर बिंब। जैसे गति में अगर कोई दृश्य जो है दर्शाया गया हो, दिखाया गया हो, तो वो हो जाएगा गतिशील बिंब, और जो स्थिर हो वो हो जाएगा स्थिर बिंब। तो देखिए, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो इस अंश में बच्चों कवि ने स्थिर और गतिशील दृश्य बिंबों को जो है दर्शाया है। इन्हें हम इस तरह बता सकते हैं, जैसे तेज बौछारे, तो क्या है बेटा, तेज बौछारे। देखिए बौछारे जो है वो गति में है, तो ये क्या कहलाएगा, गतिशील दृश्य बिंब। वो सवेरा हुआ, तो ये कहलाएगा हमारा स्थिर जो है दृश्य बिंब। इसके बाद जो खरगोश की आंखों जैसा है बिंब, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो ये हो जाएगा श्रव्य बिंब। श्रव्य में सुनाई देना, ना तो ये स्थिर बिंब है और ना ही ये गतिशील बिंब। देखो, स्थिर बिंब, गतिशील बिंब, श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब। तो ये है केवल श्रव्य बिंब, घंटी बजाते हुए, क्योंकि घंटी की आवाज हमें सुनती है, तो ये हो जाएगा श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, तो यह बिंब होगा। नेक्स्ट है आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, तो इससे क्या होगा, हमें स्पर्श करने से पता चलेगा कि चीज जो है वो सॉफ्ट है या हार्ड है, तो ये हो जाएगा स्पर्श दृश्य बिंब, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। नेक्स्ट है पतंग ऊपर उठ सके, तो पतंग ऊपर उठ सके, गतिशील दृश्य बिंब, क्योंकि पतंग जो है वो गति में है, तो गतिशील दृश्य बिंब। आगे है बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास,
तो कपास के बारे में सोचें कि कपास का जो है बच्चों से क्या संबंध है। तो जैसे ही हम कपास और बच्चों का संबंध पढ़ते हैं तो बेटा सॉफ्टनेस जो है हमारे दिमाग में, जो कोमलता है, वो जो मुलायम गद्देदार है कपास, वो हमारे दिमाग में एकदम से आ जाती है। जैसे बच्चे सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, कोमल होते हैं, वैसे ही जो कपास है वो भी बिल्कुल सॉफ्ट होती है। इसलिए जो बच्चों की तुलना है मुलायम होती है कपास भी। तो बच्चों की तुलना किससे, बच्चों का संबंध किससे बताया गया है? कपास से। तो कपास में बच्चों के बीच गहरा संबंध है। कपास हल्की, मुलायम, गद्देदार व चोट सहने में सक्षम होती है। देखिए क्या होती है बेटा, कपास जो है बिल्कुल हल्की फुल्की सी होती है। देखी है ना आपने कपास? तो मुलायम भी होती है और गद्देदार भी होती है। और अगर हम ऊपर से अगर हम जोर से कूद लगाते हैं कपास पे तो जो है चोट भी नहीं लगती हमें, यानी कि चोट सहने के में भी सक्षम होती है। कपास की प्रकृति भी बिल्कुल निर्मल एवं निश्चल होती है। देखिए कपास कपास जो है बेटा व्हाइट होती है, बिल्कुल निर्मल स्वच्छ। वैसे ही बच्चों के मन भी बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होते हैं। इसी तरह बच्चे भी जो है कोमल और निश्चल स्वभाव के होते हैं। उनमें चोट सहने की अक्षमता भी होती है। उनका शरीर भी हल्का एवं मुलायम होता है। कपास बच्चों की कोमल भावनाओं व उनकी मासूमियत का प्रतीक है। कपास जो है बच्चों की कोमल भावनाओं एवं उनकी मासूमियत का प्रतीक है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है? तो पहला आपने देखा कि जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास, तो कपास से बच्चों का क्या संबंध है? अब पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं, तो पतंगों के साथ बच्चों का जो है उड़ान के साथ कैसा संबंध है? तो बच्चों की कोमल भावनाओं की जो है पतंग जो है परिचायिका है, मतलब परिचय देती है, होती है। वैसे ही एक पतंग होता है। जब पतंग उड़ता है तो बच्चे का जो मन है वो भी उड़ता जाता है। उसका भी मन करता है कि वह आसमान को छू ले। पतंग उड़ाते समय बच्चे बहुत जो है उत्साहित हो जाते हैं। पतंग की तरह बाल मन भी जो है हिलोरे लेने लगता है। जैसे पतंग हिलोरे लेती है हवा में, वैसे बालक का मन भी जो है हवा में हिलोरे लेने लगता है। जैसे पतंग उड़ती है वैसे ही बच्चे का मन भी उड़ता है। मीन्स उसकी कल्पनाएं ऐसा वो सोचता है कि मैं आसमान को छू लूं। और जब पतंग जो है हवा में हिलोरे लेता है तो बाल मन भी जो है सोचता है कि मैं भी आसमान की ऊंचाइयों को छू लूं। इस काम में बच्चे रास्ते की कठिनाइयों का भी ध्यान नहीं देते कि मैं जो है आसमान तक कैसे पहुंचूंगा, इस बात का उन्हें कोई ध्यान नहीं है। बस सिर्फ वो जो है आसमान को छूना चाहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो क्या कहता है कवि? भी कहता है कि छतों को नरम बनाते हुए और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग क्या बताया था मैंने? मृदंग होता है एक वाद्य यंत्र, ढोल जैसा वाद्य यंत्र, उसे कहते हैं हम मृदंग। तो इसका क्या मतलब है बच्चों? छतों को भी नरम बनाते हुए। पतंग उड़ाते समय बच्चे जो है ऊंची दीवारों से छतों पर कूदते हैं, तो उनके पैरों की चापों से एक मनोरम जो है संगीत उत्पन्न होता है। जब वो दौड़ते हैं छतों पर तो एक विशेष प्रकार की आवाज उनके पद चिन्हों से, पद चापों से आती है।
यह संगीत जो है मृदंग की ध्वनि जैसा है। मृदंग क्या था? ढोल जैसा एक वाद्य यंत्र। यानी कि जब बच्चे छतों पर भागते हैं पतंग उड़ाते हुए, तो उनके पैरों की जो आवाज आती है वो किसके समान होती है? जैसे मृदंग की धुन बज रही हो। साथ ही बच्चों का शोर भी चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। पतंग उड़ाते समय बच्चों का शोर मृदंग की भांति चारों दिशाओं में गूंजता रहता है। और जब वे छतों पर से दौड़ते हैं तो उनके पैरों की आवाज से जो संगीत उत्पन्न होता है वो संगीत किसकी तरह लगता है? मृदंग की ध्वनि की तरह लगता है। सेकंड है बेटा, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो क्या कहता है कवि कि यदि वो बच भी जाते हैं, अगर जब वे पतंग उड़ाते हैं छतों पर दौड़ते हुए, और जो है उनको छत भी जो है बिल्कुल कठोर नहीं लगती, तो क्या करते हैं बच्चे? अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? ये हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो क्या पूछता है कवि, जब बच्चे पतंग उड़ा रहे हों तो वे दौड़ते हैं जब छतों पर, तो क्या छत जो है उनको हार्ड लगती है, कठोर लगती है? तो जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए छत कठोर नहीं लगती। तो किनको नहीं लगती? बच्चों को। जब वे दौड़ते हुए पतंग उड़ाते हैं छतों पर, तो बच्चों को जो छत है वो कठोर नहीं लगती है। हम पतंग के साथ ही खुद को उड़ते हुए महसूस करते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हों। उनका ध्यान जो है कहाँ पर होता है? पतंग में होता है। उनका ध्यान जो है अब छत की कठोरता पर नहीं होता। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। ये जो है एक छत से दूसरी छत पर कूदते रहते हैं और छत की कठोरता का बच्चों को एहसास होता ही नहीं है। वो पतंग के साथ ही खुद को भी उड़ता हुआ महसूस करते हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? जब हमारे सामने खतरनाक परिस्थिति होती है तो हम जो है स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थिति का सामना करने के बाद हम दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को अधिक सक्षम महसूस करते हैं। देखिए, यदि हमने कोई डिफिकल्टी, कोई किसी कठिनाई पर बेटा विजय प्राप्त कर ली है, तो हमारा जो स्टेमिना है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी बढ़ जाता है और हम उससे भी बेटर करने की कोशिश करते हैं, उससे भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। कि जब हम खतरनाक परिस्थितियों को पार कर जाते हैं तो हमारा जो स्वाभिमान है वो बढ़ जाता है, हमारा जो उत्साह है वो बढ़ जाता है और हम किसी भी परिस्थिति का सामना तैयार करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, हमारी क्षमता बढ़ जाती है। इससे इसमें साहस में निडरता का भाव जो है हमारे अंदर आ जाता है। कब आ जाता है? जब हम खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर लेते हैं, तो हम भय को भी जो है दूर छोड़ देते हैं। भय भी हमारे से दूर चला जाता है, हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं? तो लिखिए, ये आप खुद स्वयं ले सकते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन देखिए।
रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से उत्पन्न होता है कि जिस संगीत को सुनकर हमारा रोम रोम खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वो संगीत जो है जीवन की लय से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी कार्य में पूरी तरह लीन हो जाता है तो उसके शरीर में एक अद्भुत रोमांच उस काम के लिए पैदा होता है। वह एक निश्चित दिशा में, तो हमारा मन भी एक निश्चित दिशा में गति करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की हम सोचते हैं। मन के अनुकूल कार्य करने से हमारा शरीर भी उसी लय से कार्य करता है कि जब हम अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं तो हमारा जो काम है वो तेज गति से भी होता है और बिल्कुल काम जो है हमारा अच्छा भी होता है, क्योंकि उस काम को करने में हमारा मन है, उस काम को जो है हम मन से कर रहे हैं। तो जीवन की लय से रोमांचित शरीर का संबंध क्या है बेटा, कि जब तक हम किसी काम को पूरे मन से नहीं करेंगे तो उसमें हमारे जीवन की लय बन ही नहीं सकती। और यदि हम पूरे मन से किसी काम को करते हैं तो हमारा शरीर जो है उसी लय से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें देती हैं। तो पतंगों बच्चों की कोमल भावनाओं से जुड़ी होती है। पतंग आकाश में उड़ती है परंतु उसकी ऊंचाई का नियंत्रण किसके हाथ में होता है? बच्चों के हाथ में होता है। डोरी को वो थामे रहते हैं। मतलब पतंग बेशक आकाश में उड़ती है लेकिन जो उसकी डोरी है वो किसके हाथ में होती है? बच्चों के हाथ में होती है। बच्चे पतंग की ऊंचाई पर ही ध्यान रखते हैं, वे स्वयं को भूल जाते हैं। पतंग की बढ़ती हुई ऊंचाई से बाल मन और अधिक ऊंचे उड़ने लगता है। यानी कि जितनी पतंग ऊंची उड़ेगी बालक का मन भी उतना ही ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करता है। पतंग का साथ बाल मन को भी नियंत्रित करता है। तो जो पतंग का धागा है वो पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालक के मन को भी नियंत्रित करता है। यानी कि अधिक ऊंचा उड़ने पर बालक का मन और अधिक खुश हो जाता है। यदि पतंग किसी ने काट दी है तो वो और भी उदास हो जाता है। तो पतंग का जो धागा है वो पतंग की ऊंचाई के साथ साथ बालक के मन को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। इसको हम सेंट्रल आइडिया भी आप कह सकते हैं। तो इस कविता में कवि ने जो है बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का बच्चों के अंदर कितनी उमंग होती है उसका सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग व उल्लास का रंग बिरंगा सपना है। सर्द ऋतु में पतंग साफ हो जाता है, बिल्कुल जो मौसम है बिल्कुल साफ हो जाता है और बच्चे जो है बच्चे से जो है एंजॉय करते हैं, पतंगबाजी करते हैं। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है, क्योंकि सर्द ऋतु का आगमन हो जाता है, धूप बिल्कुल चमकीली होती है और वो बच्चों को आकर्षित करती है। क्या करने के लिए? पतंग उड़ाने के लिए। वे इस अच्छे मौसम में पतंगे उड़ाते हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंगों को उनका बालक मन जो है वो छूना चाहता है। वे भय पर विजय पाकर गिर गिर कर भी संभलते रहते हैं। वे डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और गिर गिर कर भी संभलते हैं। उनकी कल्पनाएं के सहारे कल्पनाएं
या उनके सपनों को रंगीन बनाते हैं। सर्दियों और भादों में अंतर, बरसात और सर्द में बढ़ती बारिश, अंधेरा है, मौसम जीवन नुकसान आता है। जो सर्द जो रोशनी है वो बढ़ जाती है, मौसम साफ होता है, धूप चमकीली होती है और चारों तरफ जो है उमंग का माहौल होता है। जो मौसम सर्द धूप चमकीली होती है और चारों तरफ उमंग का माहौल होता है। सर्द ऋतु का आगमन किस लिए होता है? सर्द ऋतु का आगमन जो कि खुशी के लिए होता है, और जो उमस भरी वर्षा ऋतु है उसकी समाप्ति के बाद जो है शरद ऋतु का आगमन होता है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, सबसे पतली कमान के साथ सबसे हल्की वस्तु को उड़ाना करते हैं। बारे में क्या बताया है? तो बच्चों के बारे में कवि ने बताया है कि वे कपास की तरह नरम है, लचीली होती है।